हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन पर उपराज्यपाल के आदेश का विरोध किया। कल एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन के कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। सीएम केजरीवाल ने डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में एलजी से आदेश वापस लेने को कहा। उपराज्यपाल ने दिल्ली में 5 दिन के सरकारी क्वारंटीन को जरूरी कर दिया है। आपको बता दें, हालांकि इससे पहले एलजी सामने आकर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा, लेकिन इसी को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गाइडलाइंस का भी उल्लंघन है। हालांकि केजरीवाल इस बैठक में विरोध करते नजर आए। उस विरोध के चलते बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा। तो आपको बता दें, सरकारी क्वारंटीन में रहने की बात एलजी की तरफ से कही गई कि 5 दिन रहना जरूरी होगा और उसके बाद अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो तय किया जाएगा कि उन्हें अस्पताल भेजना है या मरीजों को नहीं भेजना है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर होम आइसोलेशन हटाया जाता है, क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है 5 दिन के लिए, तो ऐसे में बेड की जरूरत भी बढ़ जाएगी, क्वारंटीन सेंटर की जरूरत बढ़ जाएगी, डॉक्टरों की जरूरत बढ़ जाएगी और साथ ही साथ नर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत बढ़ेगी। और ऐसे हालात में जब दिल्ली में केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ जिनमें कम लक्षण दिख रहे हैं उनको होम क्वारंटीन नहीं कराते हैं, आइसोलेट नहीं कराते हैं, तो ऐसे में दिल्ली की स्थिति और बिगड़ेगी, अस्पतालों की स्थिति बिगड़ेगी। उसका ख्याल कौन रखेगा? और इसी को लेकर दिल्ली सरकार दरअसल चाह रही थी कि एलजी अपना फैसला वापस लें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघव जी, कल जिस तरीके से एक लेटर आया है, आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि अब हल्के सिम्टम्स या नो सिम्टम्स वाले लोगों को भी 5 दिन के लिए क्वारंटीन, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, वहाँ जाना होगा, सेंटर्स में जाना होगा। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक फरमान जारी किया है और उस फरमान के चलते पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच गई है। हर जगह केओस है और हर दिल्ली वाले के मन में गहन चिंता है। इन्होंने क्या किया इस फरमान के माध्यम से? आज से पहले यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होता था, जांच कराता था और संक्रमित पाया जाता था, चाहे उसे लक्षण हो या लक्षण ना हो, उस व्यक्ति को घर के अंदर एकांतवास यानी कि होम आइसोलेशन में रहते हुए दिल्ली सरकार के डॉक्टरों की निगरानी में अपना इलाज कराकर वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाते थे। आज ये कहा जा रहा है इस फरमान के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि यदि आप संक्रमित पाए जाते हैं और आपको लक्षण हो या ना हो, आपको आपके घर से उठा लिया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर में ज़बरदस्ती डाल दिया जाएगा और कम से कम 5 दिन आपको उस क्वारंटीन सेंटर में बिताने पड़ेंगे। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आखिरकार क्या हुआ बैठक में? देखिए, बैठक में काफी हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने एकदम साफ कहा कि दिल्ली से जो उपराज्यपाल ने यह आदेश जारी किया है, ये दिल्ली के लिए पूरी तरीके से खतरनाक है। दिल्ली में इस आदेश के बाद अफरा तफरी फैल जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जिनके माइल्ड सिम्टम है वो अपने घर पर रहकर क्वारंटीन है। अगर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया तो बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो जाएगी जिनको क्वारंटीन सेंटर भेजना पड़ेगा। लोग टेस्ट करवाने से डरेंगे। साथ ही साथ लोगों के लिए इतने इंतजाम नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में माइल्ड सिम्टम वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में इस समय आईसीएमआर की गाइडलाइन ये कहती है कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स हो उनको उनके घर पर ही क्वारंटीन किया जाए। तो दिल्ली के लिए ये अलग से नियम, पूरे देश से अलग क्यों नियम लाया जा रहा है? इसी बात को लेकर के उन्होंने काफी विरोध जताया। जो हमें जानकारी मिल रही है, उनके विरोध के कारण अभी बैठक स्थगित हो गई है, रोक दी गई है बीच में ही, और शाम को 5 बजे दोबारा बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार का एक बड़ा ऐतराज है इसको लेकर के। उनका साफ कहना है कि होम क्वारंटीन को लेकर के आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं जो पूरे देश में लागू हैं, लेकिन दिल्ली में अलग से आदेश निकाल करके कहा जा रहा है कि 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। बिल्कुल विक्रांत, आप रहिए। दरअसल ये महत्वपूर्ण है। दरअसल 12 बजे ही ये दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये मीटिंग हुई, जिसमें तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई। क्या दलील दी गई? दरअसल इसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का लगातार यही कहना है कि स्थिति जो है वो और खराब हो जाएगी, इसलिए और जागरूक रहने की जरूरत है और ये आदेश एलजी साहब को वापस लेना ही होगा।
दिल्ली सरकार की दलील ये रही कि क्वारंटीन के डर से लोग जो हैं वो टेस्ट कराने से बचेंगे। लोग टेस्ट से बचेंगे तो कोरोना और फैलेगा। स्थिति वैसे ही दिल्ली में जो आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं और अगर में ऐसे होता है तो स्थिति और खराब हो जाएगी। हजारों मरीजों की व्यवस्था कहाँ होगी। दिल्ली सरकार की दलील ये भी रही कि दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी कि अगर 5 दिन भी लोगों को जिनमें कम सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको भी अगर रखा जाता है तो साथ ही साथ गर्मी में रेल कोच में कोई जो क्वारंटीन किए जाएंगे वो कैसे रह पाएंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार की ये दलील। विक्रांत यादव हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, ये जो पॉइंटर्स, ये जो बात दिल्ली सरकार की तरफ से कहे जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण भी है कि आखिरकार अगर स्थिति बिगड़ती है क्योंकि बेड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य कर्मियों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था फिर कैसे होगी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की दलील यही है कि दिल्ली में कोरोना का प्रकोप काफी ज्यादा फैला हुआ है और बड़ी संख्या में मरीज ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको काफी ज्यादा सिम्टम्स हैं, जिनको अस्पताल की और क्वारंटीन सेंटर की जरूरत है। लेकिन एक छोटी संख्या उन लोगों की भी है जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आईसीएमआर की गाइडलाइंस ये कहती है कि माइल्ड सिम्टम वाले लोग अपने घर पर ही क्वारंटीन रह सकते हैं। उनको अपने घर पर रह करके क्वारंटीन होकर के वो बाकी लोगों से अलग हो सकते हैं। इस मामले में केंद्र सरकार ने कल एक आदेश जारी किया था सभी राज्यों को, जिसमें ये कहा था कि होम क्वारंटीन के जो नियम है उसका ये देखा जाए कि लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं, सभी चीजों का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, अपने घर में वो अकेले रह रहे हैं। लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल ने देर शाम को एक आदेश निकाला जिसमें कहा गया कि 5 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना पड़ेगा, यानी क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा। तो इसी को लेकर के दिल्ली सरकार का ऐतराज है। उनका ये कहना है कि पहले दिल्ली की प्राथमिकता जो गंभीर मरीज है उनके लिए है, ना कि माइल्ड सिम्टम वाले मरीजों के लिए, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही मरीजों का एक बड़ी संख्या है जिसको लेकर के दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एलएसी पर झड़प में जख्मी हुए एक जवान के पिता का एक वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्हें इससे ऊपर उठकर देश के साथ खड़े रहने की सलाह दी है। दरअसल अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा कि एक जाबाज सैनिक के पिता ने राहुल गांधी को साफ संदेश दिया है। ऐसे वक्त में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को ओछी राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकजुटता के साथ खड़े रहना चाहिए। तो राहुल गांधी जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पर कि आखिरकार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उसके बाद कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उसको लेकर अमित शाह ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं अमित शाह ने जवान के पिता का जो वीडियो ट्वीट किया उसमें एलएसी पर हुई झड़प में जख्मी हुए सेना के एक जवान के पिता ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। राजस्थान के अलवर में रहने वाले जवान के पिता ने राहुल गांधी को दो टूक कहा कि वो सैनिकों की शहीद होने पर सियासत ना करें। बता दें कि राहुल गांधी ने एलएसी पर 20 जवानों के शहीद होने के बाद केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। तो राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा साथ ही। उधर चीन से जारी सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने आज फिर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल ने सवाल उठाए, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवानों की जान क्यों गई? राहुल ने पूछा, पीएम मोदी बताएं जवान किसकी जमीन पर मारे गए? राहुल गांधी के सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि भारतीय सेना और प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया और लिखा, राहुल जी को ऐसे समय में भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। अगर नहीं है तो जैसा डोकलाम के समय चीन के एम्बेसी में चले गए थे, अब भी जा सकते हैं। उन्हें कभी कभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों पर भी भरोसा करना चाहिए।
उधर पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को भारत की सीमा के अंदर हथियार पहुंचाने के लिए भेजा गया था। इस ड्रोन के अंदर से राइफल, 2 मैगजीन, कारतूस और 7 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ये हथियार किसी अली नाम के शख्स को पहुंचाए जाने थे, जिसके नाम की एक पर्ची भी ड्रोन से मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जनवरी 2020 में नगरोटा टोल प्लाजा पर जो आतंकी मारे गए थे, उनसे भी ऐसे ही हथियार बरामद हुए थे, जिन्हें उस वक्त जैश-ए-मोहम्मद ने ड्रोन के जरिए पहुंचाए थे। तो ये ड्रोन जो हथियारों से लैस था, उसे मार गिराया गया है। एक साजिश जो पाकिस्तान की तरफ से रची गई, उससे फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। और आपको बता दें, इसमें एक पर्ची भी मिली जिसमें अली नाम के एक शख्स का जिक्र है, जिसको ये हथियार पहुंचाए जाने थे इस ड्रोन के माध्यम से। और साथ ही साथ इस ड्रोन में एक राइफल, कारतूस और 7 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हेक्साकॉप्टर जो है वो मूव करता हुआ इंडियन टेरिटरी की तरफ एंटर हुआ। जब ये 250-300 गज अंदर आ गया तो करीब 150 से 200 फुट की हाइट के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था। तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके ऊपर और इसको मार गिराया। गिरने के बाद में जब इस हेक्साकॉप्टर का सर्च किया गया तो उसमें से एक M4 US मेड वेपन सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन रिकवर हुई। 60 राउंड उसमें से मिले हैं, 2 मैगजीन्स मिली हैं, 7 ग्रेनेड्स मिले हैं। तो हथियारों से लदा ये ड्रोन जैसे ही नजरों में आया, उससे मार गिराया गया है और एक तरीके से ड्रोन से ये हथियार बरामद किए गए। तो जो पाकिस्तान की साजिश थी वो नाकाम हुई है, क्योंकि यहाँ कोशिश ये थी कि ये ड्रोन जो है वो अली नाम के शख्स के पास जाए जिसमें हथियार थे और ये हथियार उन आतंकियों तक पहुंच जाएं। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है इस ड्रोन के बारे में? देखिए, ये हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश थी हथियारों को भेजने की, और जो हथियार भेजे गए थे वो बीएसएफ ने समय रहते जहां पर ड्रोन को मार गिराया है और हथियार भी बरामद कर लिए हैं, जिसमें एक राइफल है, मैगजीन राउंड्स हैं और 7 इसमें चाइनीज ग्रेनेड हैं। और लगातार पाकिस्तान जिस तरह से LOC पर सीज़फायर का वायलेशन कर रहा है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारों को इस ओर भेजने की एक साजिश रची गई थी, जहां पर जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठन बताए जा रहे हैं उसके जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, कोई अली भाई नाम एक सामने आ रहा है जिसको जो हथियार डिलीवर होने थे। तब पूरी जांच इसके ऊपर की जा रही है। BSF, सेना और पुलिस की टीमें जो है वो इस इलाके में पहुंची हुई है। वो LAC पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया ने चीन को चेतावनी दी। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में अपने संबोधन में उन्होंने साफ कर दिया कि चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गलवान में हुई जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। LAC पर जवानों ने जो बहादुरी दिखाई है वो इस बात का सबूत है कि हम देश की संप्रभुता को किसी भी हालत में मिटने नहीं देंगे। It should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. We fly whatever is required in response to any situation. We have taken all the actions that are required, looking at the deployments across and looking at the situation developing, and whatever actions we need to take, those have been taken, be rest assured. वायुसेना की पासिंग आउट परेड के दौरान वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने लद्दाख में शहीद कर्नल संतोष बाबू और उनके जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। Please join me in paying tributes to Colonel Santosh Babu and his brave men who made the supreme sacrifice while defending the LAC in the Galwan Valley. Their gallant actions in a highly challenging situation have demonstrated our resolve to protect the sovereignty of our country at any cost.
इससे पहले लेह लद्दाख में सेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। वायुसेना के 2000 से ज्यादा विमान लद्दाख और श्रीनगर की सीमा पर भेजे गए हैं। वहीं सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। दो तस्वीरें सेना की तैनाती आप देख रहे हैं, बढ़ाई जा रही है। लेह लद्दाख में सेना ने अपनी तैनाती बढ़ाई है। वहीं वायुसेना के 2000 से ज्यादा विमान जो हैं वो लद्दाख और श्रीनगर की सीमा पर भी भेजे गए हैं। वहीं सेना की तैनाती बढ़ती दिख रही है। हालांकि इसी के साथ साथ सीमा के पास के जो गांव हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों को बोला गया कि फिलहाल कई जगहों पर अभी शांति है, लेकिन आगे के लिए अगर कोई हालात बनते हैं तो उसके लिए आसपास के जो घरों में लोग रहते हैं उन्हें भी अलर्ट पर रखने के लिए कह दिया गया है। जान माल का और लोगों का नुकसान हो सकता है, लिहाजा लद्दाख में सेना और वायुसेना की तैनाती बढ़ाए जाने के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्पीति में तिब्बत की सीमा से लगे हुए इलाकों में सेना के कई ट्रक दिखाई दिए। बताया गया कि सीमा से लगे हुए इलाकों में सुरक्षा बल, सेना और अर्धसैनिक बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और सीमा के आसपास मौजूद गांव में लोगों को अलर्ट रहने और घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। हालांकि उन इलाकों में शांति है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। हमें हाई लेवल से आदेश आया जी कि भाई यहाँ अलर्ट किया गया है गाँव को, सब गाँववासी को चौकस किया है कि भाई गाँव से बाहर ना जाए, अपने गाँव घर के भीतर रहे। बाकी वैसे यहाँ शांति है, कोई किसी भी तरह का वहाँ पे तनाव नहीं है। फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने जितने भी जो हमारे पुलिस पोस्ट हैं, हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनको हमने आदेश दिए हैं कि किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें और पुलिस फोर्स भी जितने हमारे थाना क्षेत्र हैं इनको भी हमने अलर्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सीमा से लगे गांव में अलर्ट के बाद वहां के लोग थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। इसके बावजूद लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी कर रहे हैं। तो जो सीमा से जुड़े जो गांव हैं जहां पर लोग रहते हैं, हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें सुरक्षित जगह पर भी जाना होगा, नया घर तलाशना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे लोग जो ये चाहते हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अभी चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है हमारे बॉर्डर का, तो हर जगह अब हमारे यहाँ पर भी गांव का लास्ट बॉर्डर है, तो यहाँ पर भी अलर्ट सरकार ने घोषित किया है। तो हम भी बिल्कुल सतर्क हैं और हम चाहते हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हमारे 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, उसके बाद यहाँ पर जो टेंशन है वो काफ़ी बढ़ गई है सर। और अब हमें जो यहाँ के हमारे विलेजर्स, हम खुद भी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि कल को अगर लड़ाई की स्थिति होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें यहाँ से हटा देंगे। तो हम चाहते हैं कि जब जितना हो सके यहाँ पर शांति दोनों साइड से बनाए रखे। चाइना द्वारा यहाँ पर हमारे बॉर्डर पे अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सेना बहुत ही मजबूत स्थिति में है। उधर हैदराबाद में आज वायुसेना की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने सलामी ली। वायुसेना में 123 नए जाबाज शामिल हुए। समारोह में सेना प्रमुख भी मौजूद रहे और वायुसेना को 123 नए जाबाज मिले हैं, जिसमें से 19 महिला अफसर हैं जो अब सेना के साथ हैं। और एक तरीके से यहाँ पर चीन को दो टूक भी वायुसेना प्रमुख की तरफ से दिया गया कि चीन से हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं और जो शहादत हुई है वो बर्बाद नहीं जाएगी। And as the nation goes vocal for local. तो पासिंग आउट परेड आज हैदराबाद में ये पासिंग आउट परेड हुई और वहाँ सबकी नजर आसमानों की तरफ भी थी, क्योंकि करतब दिखाते हुए ये विमान अलग अलग आकृति लेते हुए फॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इन सब के बीच वायुसेना प्रमुख भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने संबोधित करते हुए चीन को दो टूक जवाब भी दिया।
पीएम मोदी ने 50,000 करोड़ की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसमें 25 क्षेत्रों में मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने इस योजना को शुरू करने से पहले चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों की शहादत पर गर्व जताया। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। मुंबई में 26/11 के हमले का साजिशकर्ता और आतंकवादी तहव्वुर राणा को अमेरिका में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तहव्वुर राणा आतंकवादी संगठनों की मदद करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। जानकारी के मुताबिक उसे 2 दिन पहले ही जेल से रिहा किया गया था। तहव्वुर राणा को जल्द भारत भेजा जाएगा। भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के पूरे सहयोग से कागजी कार्रवाई कर रही है। तो 26/11 हमले का ये साजिशकर्ता जो कि फिर से गिरफ्तार किया गया है और अब जल्द ही इसे भारत प्रत्यर्पण कराया जाएगा, क्योंकि भारत ही जल्द ये भेजा जाएगा। भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की दरअसल मांग की थी। भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के पूरे सहयोग से जो कागजी कार्रवाई है वो करती दिख रही है। मुंबई ब्लास्ट जो हादसा हुआ था उसके काफ़ी जो विदेशों में लोग हैं, जो अपराधी हैं, वांटेड हैं, उनको केंद्र सरकार वापस नहीं ला पाई है। और एक लॉस एंजलिस में राणा पकड़े गए, उसको भी यहाँ लाने की कार्रवाई सरकार को करनी होगी और ये भी आइडेंटिफाई करें और देश के सामने रखें कितने ऐसे अपराधी हैं जो अभी भी वांटेड हैं और अन्य देशों में जो पनाह लिए हुए हैं। तो 2 दिन पहले ही दरअसल ये जेल से रिहा हुआ था और उसके बाद दिसंबर 2021 में सजा भी पूरी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही भारत की ये मांग कि इसे भारत भेजा जाए और इसीलिए प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कागजी तौर पर इस वक्त शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि ये मांग थी भारत की कि जल्द से जल्द इसे भारत भेजा जाए। इस वक्त हमारे साथ उज्जवल निगम जी जुड़ चुके हैं। उज्जवल निगम जी, तहव्वुर राणा को भारत कब लाया जा सकता है? ये मैं मानता हूं कि भारत की एक जीत है, क्योंकि तनवर हुसैन राणा जिसकी मां पाकिस्तानी थी और जिसके पिता अमेरिकन थे, ये तनवर राणा का पूरा प्राइमरी एजुकेशन पाकिस्तान में हुआ था। जब भारत पाकिस्तान का 1971 का वॉर हुआ, उस वक्त ये तनवर हुसैन राणा की स्कूल वो वहां पढ़ता था और इसीलिए वो भारत के खिलाफ था। और जैसे उसकी और डेविड हेडली जब उनकी मुलाकात हुई, तब ये तनवर हुसैन राणा ये इमिग्रेशन का काम करता था और उसने बंबई में एक इमिग्रेशन ऑफिस खुला था जहां डेविड हेडली उसके बाद आया था। और यही डेविड हेडली जिसने 26/11 के पहले बंबई में आके टारगेटेड प्लेसेस के पर फोटोग्राफ दिए थे और लश्कर तोयबा के दिए थे, और ये अंडरकवर काम कर रहा था तनवर हुसैन की राणा।
भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 3,80,532 हो चुका है। वहीं इनमें 2,04,711 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 12,573 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,63,248 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य दरअसल कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,24,000 के आंकड़े को पार कर गई। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 54,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,141 पर है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,41,521 हो चुका है, जिसमें 42,34,310 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4,59,474 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 39,47,737 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 22,20,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 10,32,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,68,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 3,95,000 को पार कर गया है। ब्रिटेन पांचवें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अनलॉक 1 लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो कि कल 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत आज बढ़कर 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई। तो लगातार आज ये 14वां दिन जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लोग इससे खासा परेशान, क्योंकि लगातार ये दाम बढ़ते दिख रहे हैं, जिससे लोगों की जेब जो है वो भारी हो रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जमीन खिसकने से 6 मकान मिट्टी में धंस गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि मकान के साथ एक महिला भी जमीन के अंदर समा गई। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। आरोप है कि इलाके में कोयला काटा जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाके में कई बार जमीन धंसने से ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कल रात एक-एक कर जब मकान धंसने शुरू हुए तो लोग घरों के बाहर आ गए, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। घटना के बाद से इलाके में लोग दहशत में हैं, जबकि कई लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। उधर दक्षिणी चीन के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से गिरे मलबे की चपेट में आए एक स्कूटर सवार की जान बाल बाल बच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पास में ही एक सड़क थी और कई गाड़ियां वहां से गुजरती दिखाई दी। तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां से गुजर रहे उस स्कूटर सवार को पता नहीं चल सका, और जब तक वो अपने स्कूटर को रोक पाता, मलबा उसके रास्ते में आ गया, जिससे वो स्कूटर समेत जमीन पर गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि जमीन पर गिरते ही वो खड़ा होकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसका स्कूटर मलबे से पूरी तरह ढक गया।